नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज आपको पाकिस्तान से आई एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे साफ हो गया कि हमला अब 100% कंफर्म है। पाकिस्तान के 29 शहरों में जंग के सायरन बजाए गए हैं और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने वार्निंग जारी कर दी है। अब किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। इस बीच भारत ने आतंकियों के डेथ वारंट पर साइन कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पहलगाम हमले के आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा और सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी। शहबाज शरीफ का दुख और डर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल उन्होंने अमेरिका से भारत का गुस्सा शांत कराने की अपील की थी। आज अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से बात की और ये कहा कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। फिर अटारी बॉर्डर का एक वीडियो जिसे देखकर पाकिस्तानी अपने ही मुल्क को कोसेंगे। जिन पाकिस्तानियों को भारत से निकाला गया है उनके लिए अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से गेट नहीं खोले जा रहे और हाल यह है कि लोगों की लंबी लाइन लग गई है। आज सत्ता में न्यूज मित्रों को हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे आतंकी हाफिज सईद के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनकी सत्ता कालीन की तरह बिछ गई है। हाफिज की हिफाजत कैसे 4 लेयर की सिक्योरिटी में की जा रही है, वो भी आप देखिएगा। एक बड़ी खबर यह भी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले की न्यायिक जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने पूछा, यह संवेदनशील समय है, क्या ऐसी याचिका से सिक्योरिटी फोर्स का मनोबल गिराना चाहते हैं आप? और आज हमने न्यूज मित्रों के लिए जाति जनगणना पर सत्ता की सवाल जवाब वाली कुंजी भी तैयार की है। जातीय जनगणना का आप पर क्या असर होगा, किसे जाति का करंट लगेगा और किसकी चांदी होगी? ऐसे कई सवालों के जवाब आपको आज इसमें मिल जाएंगे। सत्ता में आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए युद्ध वाली 2 कुंजी तैयार की है। 22 अप्रैल के बाद देश में सिर्फ इस बात की चर्चा थी कि भारत पाकिस्तान से पहलगाम का बदला कब लेगा, हमला कब होगा और जंग हुई तो भारत के सामने पाकिस्तान कितनी देर टिकेगा। लेकिन कल शाम मोदी सरकार के एक फैसले के बाद इस सवाल के साथ साथ एक और मुद्दा ट्रेंड करने लगा है और वो है जाति जनगणना। आज इन्हीं 2 खबरों पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए 2 कुंजी तैयार की है। पहली कुंजी में हम धर्म युद्ध की बात करेंगे, क्योंकि पहलगाम में लोगों की जान धर्म पूछ कर ली गई। इसीलिए देश ये कह रहा है कि अब आतंकियों को दंड देना ही भारत का सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरी खबर जाति युद्ध पर, जो जाति जनगणना पर आधारित है। लोगों के मन में सवाल है, जब बात पीओके, राफेल, आईएनएस विक्रांत और बदले की हो रही थी तो अचानक जाति जनगणना वाला फैसला कैसे लिया गया? आज आपको इसकी इनसाइड स्टोरी भी हम बताने वाले हैं। लेकिन पहले उस पाकिस्तान की बात जो भारत के हमले से अपने लाडले आतंकियों को बचाने के लिए आम नागरिकों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की बलि देने के लिए भी तैयार हो गया है। पाकिस्तानियों को अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये चेहरा भी देख लेना चाहिए। खबर यह है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा में शहबाज शरीफ उसके सामने कालीन की तरह बिछ गए हैं और उसे बचाने में पूरा जोर लगा दिया गया है। पाकिस्तान जानता है भारत के बदले की आग इस बार उसकी गोद में खेलने वाले आतंकियों को जला देगी। इसीलिए उसने हाफिज सईद को लाहौर के सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये कि हाफिज सईद को लाहौर में जिस इलाके में रखा गया है वो घनी आबादी वाला इलाका है, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं। खबरों के अनुसार हाफिज सईद की हिफाजत लाहौर के सेफ हाउस में 4 लेयर की सिक्योरिटी से की जा रही है। हाफिज सईद के घर के बाहर पाकिस्तान की आर्मी के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं। जिस सेफ हाउस में हाफिज सईद छिपा है वहां चारों ओर इशारे से पहचानने वाले सीसीटीवी लगाए गए हैं। सेफ हाउस के 4 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे भी हैं और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हाफिज सईद के घर के अंदर कंट्रोल रूम तक बना दिया गया है। यानी पाकिस्तान में आतंकियों को बचाने की जो चैंपियनशिप चल रही है, अब पीएम शहबाज शरीफ उसमें सबसे आगे चल रहे हैं और वो हाफिज के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गए हैं। एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी के सम्मान में कैसे पूरी पाकिस्तानी सत्ता मैदान में आ गई है वो भी देख लीजिए। जो सुरक्षा पाकिस्तान में बड़े बड़े मंत्रियों को नहीं मिलती, उससे ज्यादा सिक्योरिटी में इस वक्त आतंकी हाफिज सईद है। खबर यह है कि पहली लेयर में हाफिज की निजी सुरक्षा तैनात है, दूसरी लेयर में उसके आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लगाए गए हैं और इसके बाद
तीसरी लहर में खुफिया एजेंसी के नाम पर चलने वाले पाकिस्तान के अनौपचारिक आतंकी संगठन ISI की सुरक्षा है। फिर चौथी लहर में पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं। और ये सारा तामझाम सिर्फ इसलिए क्योंकि हाफिज सईद को भारत के हमले से बचाया जा सके। कहने को तो हाफिज सईद को पाकिस्तान में जेल की सजा मिली है, लेकिन उसे सेफ हाउस में जन्नत जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। मजाक की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सैंक्शंस कमेटी के अनुसार हाफिज फरवरी 2020 से पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है और आतंकवाद से जुड़े 7 मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद 78 वर्ष के कारावास की सजा काट रहा है। लेकिन यूएन की सारी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन सच्ची नहीं है। सच यह है कि हाफिज सईद को जेल में सारी सुविधाएं मिलती हैं, पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा हासिल है, वो खुलेआम पाकिस्तान में जलसे भी करता है और भारत को धमकियों की डिलीवरी भी करता है। एक आतंकी का ऐसा सत्कार सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, जहां वो अपनी मिल्ली मुस्लिम लीग नाम की राजनीतिक पार्टी भी बना लेता है और उसका बेटा तलहा सईद और उसके कई समर्थक चुनाव तक लड़ जाते हैं। आतंकी हाफिज सईद को लेकर इस वक्त ISI, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी इसलिए भी बहुत बेचैन है क्योंकि पहलगाम हमले की चेन हाफिज सईद तक भी जाती है। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। ये वही TRF है जिसे आतंकी संगठन लश्कर की ब्रांच कहा जाता है। इस लश्कर का डेप्यूटी चीफ है सैफुल्लाह कसूरी, जिसे पहलगाम हमले का स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर बताया जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस सैफुल्लाह कसूरी का बिग बॉस है हाफिज सईद, तो लश्कर का चीफ, जिसे बारे में यह भी बताया गया है कि पहलगाम में हमला करने वाला आतंकी हाशिम मूसा सीधे हाफिज सईद के निर्देश लेता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि वो इन आतंकियों को बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया है, चुन चुन कर मारेंगे। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि उसे डर यह है कि इस बार भारत आतंकवाद का संपूर्ण नाश करेगा। ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक एक पल बहुत भारी है। शहबाज की सरकार को लग ये रहा है कि किसी भी वक्त भारत की तरफ से हमला हो जाएगा। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में सायरन लगवाने का आदेश जारी कर दिया है। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भारतीय वायुसेना किसी भी वक्त एयर स्ट्राइक करे, उसके आतंकी अड्डों को उड़ा देगी। एक तरफ पाकिस्तान में अब सायरन की आवाज है, तो वहां के मंत्रियों की आवाज में कपकपी बढ़ती जा रही है। भारत को धमकी देने वाले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि भारत के हमले से अब बच पाना मुश्किल है। यही वजह है कि पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। शहबाज ने अमेरिका से कहा है कि किसी भी तरह भारत के गुस्से को शांत कराइए। यानी पाकिस्तान हर वो कोशिश कर रहा है जो उसे भारत के प्रतिशोध से बचा सके। पाकिस्तानी PM ने अमेरिकी विदेश मंत्री से गिड़गिड़ाते हुए कहा है कि हम भारत में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। शहबाज ने कहा कि भारत इस हमले के बाद गुस्से में है। ऐसे में भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। अब अमेरिका को भारत का गुस्सा शांत कराना चाहिए। शहबाज को अमेरिका से मदद की उम्मीद थी, लेकिन मार्को रूबियो ने आतंकवाद के मुद्दे पर शहबाज शरीफ को ही सुना दिया। रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकियों को सजा दिलानी चाहिए, ऐसा करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अमेरिका ने शहबाज से सख्त लहजे में कहा कि आपको हर तरह की जांच में सहयोग करना होगा। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से भी बात की।
इस दौरान हमले के साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा देने पर दोनों के बीच बात हुई। अमेरिका ने एक बार फिर भारत के साथ मजबूती से खड़े होने की बात दोहराई। आज अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और ये कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इसका साफ मतलब यह है कि पाकिस्तान को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। ये बात पाकिस्तान भी जानता है। शायद इसीलिए ही पाकिस्तान में हर तरफ बस भारत के एक्शन की चर्चा है। पाकिस्तान का डर हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान को न दिन में सुकून है न रात में चैन। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री ने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 24 से 36 घंटे में भारत के हमले का दावा किया। यानी रात भर पाकिस्तान में बस इसी पर चर्चा है कि भारत के हमले से कैसे बचा जाए। अब आनन फानन में आधी रात को पाकिस्तान में नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की गई है। पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। पिछले करीब 3 साल से ये पद खाली था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को 3 वर्ष बाद राष्ट्रीय सुरक्षा की याद आई है? आईएसआई चीफ को एनएसए बनाने के बाद ये साफ है कि अब पाकिस्तान की सुरक्षा आईएसआई के हवाले है। अब पाकिस्तान की सुरक्षा नीति में आईएसआई का दखल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस असीम मलिक को पाकिस्तान ने एनएसए बनाया है वो भारत का कट्टर दुश्मन है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को बढ़ावा देने में वो शामिल रहा है। इन्हीं कुछ विशेषताओं और कट्टरता का मेरिट सूची में अव्वल होने की वजह से असीम मलिक को एनएसए की जिम्मेदारी दी गई है। पाकिस्तान की रातों की नींद हराम हो गई है। वहां अब खतरे के सायरन भी बजने लगे हैं। पाकिस्तान के डर की आवाज इन सायरन के जरिए सुनी जा सकती है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में सायरन लगवाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान को यह लग रहा है कि कहीं इंडियन एयरफोर्स उसके आतंकियों की फेवरेट डेस्टिनेशन को तबाह ना कर दे। इसीलिए एयर अटैक से अलर्ट करने वाले सायरन लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित एयर अटैक से लोगों को अलर्ट किया जा सके। खैबर के 29 शहरों में सायरन लगाने का काम शुरू भी हो चुका है। इन शहरों में पेशावर, एबटाबाद और स्वात जैसे शहर भी शामिल हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान खैबर प्रांत में ऐसे सायरन क्यों लगवा रहा है? लाहौर और कराची जैसे शहरों को छोड़कर पाकिस्तान को खैबर प्रांत की इतनी चिंता क्यों है? इसका सवाल जानने के लिए आपको कुछ साल पीछे जाना होगा। 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट का यह इलाका खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का ही हिस्सा है। इस इलाके में आईएसआई की मिलीभगत से कई आतंकी संगठन काफी सक्रिय रहते हैं। यहाँ एबटाबाद एक तरह से पाकिस्तान आर्मी का सेफ हाउस है। वही एबटाबाद जहाँ अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। यहाँ पाक आर्मी आतंकियों को सुरक्षित रखती है। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी का पूरा ध्यान खैबर पख्तूनख्वा को महफूज रखने पर है। पाकिस्तान ने पीओके में रात में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रावलकोट में सभी महत्वपूर्ण इमारतों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान सेना को रात में भारत के हमले का डर है। पाकिस्तान को रावलकोट में अपने सैन्य ठिकानों और सैन्य अस्पताल पर हमले का डर है। हमले के डर से रावलकोट अस्पताल की लाइटें बंद करने का आदेश दिया गया है। भारत के टारगेट से बचने के लिए पाकिस्तान अंधेरे का सहारा ले रहा है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि युद्ध के समय सायरन और ब्लैकआउट असल में सिविल डिफेंस प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तेज आवाज में बजने वाले सायरन लोगों को ये संकेत देते हैं कि वो तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं। युद्ध के समय ब्लैकआउट प्रोटोकॉल के तहत सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं ताकि दुश्मन के ड्रोन या हवाई जहाज शहरों को आसानी से निशाना न बना सके। सायरन के साथ साथ रेडियो, टीवी, एसएमएस और मोबाइल ऐप के जरिए भी अलर्ट भेजे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि खतरा कितना है, कहां जाना है और कितनी देर वहां छिपे रहना है। आपके मन में यह सवाल भी होगा कि जब आज के जमाने में आधुनिक हथियार हैं तो फिर सायरन और ब्लैकआउट क्यों? समझने वाली बात यह है कि ड्रोन और मिसाइलों की गति तेज तो जरूर होती है, लेकिन इस दौर में भी अलर्ट सिस्टम चुस्त हो तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट का समय मिल सकता है। ब्लैकआउट अब भी कारगर हो सकता है क्योंकि स्मार्ट बॉम्ब और विजुअल टारगेटिंग वाले ड्रोन को रोशनी से मदद मिलती है। सामूहिक अलर्ट सिस्टम जैसे इजराइल का रेड कोड लोगों की जान बचाने में आज भी काफी असरदार साबित होता है। इजराइल में हर नए घर, अपार्टमेंट या सार्वजनिक इमारत में सेफ रूम बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसे हिब्रू में मामद कहा जाता है जिसका मतलब होता है सिक्योरिटी रूम। हालांकि पाकिस्तान में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। भारत का एक्शन वहां भारी तबाही बचा सकता है।
पाकिस्तान का डर लेकिन अब सायरन और ब्लैकआउट तक पहुंच चुका है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस डर को आज थोड़ा और बढ़ा दिया। आमद डे के मौके पर भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें भारतीय टैंकों की ताकत का प्रदर्शन किया गया। सेना का संदेश साफ है कि भारतीय सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। इस सब के बीच पाकिस्तान आर्मी भी हवाई तैयारियों में लगी हुई है। पाकिस्तान आर्मी अपनी आवाम को यह बताने की कोशिश कर रही है कि वो हर वक्त अलर्ट है। भारत में टेंशन के बीच खतरे को देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी ने वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। ये वॉर ड्रिल कई जगहों पर की जा रही है जिसमें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ के इलाके शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना टैंक, आर्टिलरी, बख्तरबंद वाहन, मल्टी रॉकेट सिस्टम के साथ ये ड्रिल कर रही है। इसमें पाकिस्तानी सेना की मिसाइल ब्रिगेड, पैराशूट यूनिट और आर्टिलरी यूनिट हिस्सा ले रही है, जिससे ये साफ होता है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह पैनिक मोड में है। वैसे अब भारतीय आर्मी ही नहीं, नेवी भी पाकिस्तान का डर बढ़ा रही है। भारतीय नौसेना अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज कर रही है। इस वॉर एक्सरसाइज में मीडियम रेंज मिसाइल और एंटीशिप मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है। भारत ने 30 अप्रैल से 3 मई के बीच अरब सागर में 4 ग्रीन नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इस युद्धाभ्यास के अलावा भी भारत ने एक और नोटैम जारी किया है। ये नोटैम 7 और 8 मई के लिए जारी किया गया है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा था कि भारतीय नेवी दुश्मन के खिलाफ किसी भी समय और कहीं भी तैयार है। अब उसकी ये तैयारी ये बता रही है कि वो समंदर के रास्ते दुश्मन का काल बनने के लिए भी तैयार है। इस वक्त इंडियन नेवी जिन हथियारों के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रही है वो और भी ज्यादा घातक है, लेकिन हम वक्त की गंभीरता और तैयारियों की गोपनीयता को समझते हैं। ये जानकारी आपसे साझा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए भारतीय नौसेना का ये युद्धाभ्यास न केवल भारत की समुद्री सीमा की रक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि देश की सेनाएं हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार हैं, फिर चाहे वो जमीन हो, आसमान या फिर समंदर। हर तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान ने अपने ही लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। खबर अटारी वाघा बॉर्डर से है, जहां पाकिस्तान लौटने वालों की लंबी भीड़ है, लेकिन पाकिस्तान इमिग्रेशन गेट नहीं खोल रहा है। आज सुबह से पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर के दरवाजे नहीं खोले हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग पाकिस्तान वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। आज 1 अप्रैल को ये स्थिति है कि अब तक 10 बजे जो ये गेट खुल जाते हैं वो अब तक बंद हैं और बीएसएफ के द्वारा बताया जा रहा है कि उनको अब तक अंदर से इंडियन इमिग्रेशन की तरफ से कोई सूचना नहीं है कि क्या ये जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर पहुँचे हैं उनको जाने की अनुमति देनी है या नहीं। फिलहाल जो गेट्स हैं वो बंद हैं अटारी बॉर्डर पर, और आपको पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी भी कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो कि यहाँ पर लगातार आ रहे हैं वापस जाने के लिए। आप देखिए ऑटो के अंदर सामान लेकर कई ऐसे पाकिस्तानी परिवार हैं, नागरिक हैं जो कि अभी भी यहाँ पर भारत में ही मौजूद थे। इनको वापस जाना है, लेकिन अब तक भारत सरकार की तरफ से जो इमिग्रेशन गेट्स हैं वो नहीं खोले गए हैं। आप किसी को छोड़ने आए हैं? मैं अपनी बहनों को छोड़ने आया हूँ। दोनों मेरी बहनें हैं और जो भाई इंडियन पासपोर्ट से हैं और पाकिस्तान में मैरिड हैं? पाकिस्तान में मैरिड हैं। और क्या नाम जो है मेरे 3 बच्चे हैं वो जो पाकिस्तानी है वो हैं। पाकिस्तानी एम्बेसी से हमें वीज़ा लगा के दिए इंडिया पासपोर्ट पे। बस मेरी दोनों बहनों को लगा के दिए। कल में आपको पासपोर्ट वीज़ा लेके आपको एम्बेसी वहाँ जाना है बॉर्डर। तो ये जो पूरी वाहनों की लंबी कतार आपको दिखाई दे रही है ये पाकिस्तान जाने वाले लोगों की है। आपने वापस पाकिस्तान जाना था? जी जी। तो क्या अब दिक्कत आ रही है? आप पाकिस्तान ने गेट क्यों नहीं खोले आपके लिए? पता नहीं, उन्होंने नहीं खोला है। यहाँ से कुछ कंफर्म नहीं है अभी। नहीं, यहाँ से तो ऑर्डर है हमारे पास। हमारे भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दे दिया कि पाकिस्तान जो नागरिक हैं वापस जा सकते हैं, बॉर्डर खोला जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने गेट ही नहीं खोले, इसलिए आगे जाने की अनुमति नहीं मिली। पता नहीं, कुछ हमें कंफर्मेशन नहीं है, हम क्या कह सकते हैं। नहीं, लेकिन ये हैरानी की बात नहीं है कोई देश अपने ही सिटीजन्स को वापस नहीं ले रहा। पता नहीं यार, हम तो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने जो इमिग्रेशन काउंटर्स हैं, जो गेट्स हैं, उनको नहीं खोला, जिसके बाद भारत सरकार के उस आदेश का भी फायदा नहीं हुआ जो कि मानवता के आधार पर दिया गया था, ताकि पाकिस्तान के नागरिक जो भारत में फंसे हैं वो वापस लौट सकें।
अब पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत देख लीजिए। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार 7वें दिन पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में गोलीबारी की। हालांकि पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में जवाब मिल रहा है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की गोलाबारी का तगड़ा जवाब दिया। ऐसे हालात में बॉर्डर इलाके में स्कूली बच्चों को सीज फायर वायलेशन के खतरों से बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एक हफ्ते से लगातार पाकिस्तान बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने बॉर्डर के इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिन भी पाकिस्तान के तरफ से जम्मू संभाग की 4 लोकेशंस पे और कश्मीर के 2 बारामूला और उड़ी इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। देश में एक तरफ धर्म पूछकर मारने वालों के खिलाफ धर्म युद्ध चल रहा है। सेना अपनी तैयारियों में लगी है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर का गला सूख रहा है। वो आधी रात में डर डर कर फैसले ले रहे हैं। दूसरी तरफ दिन के उजाले में केंद्र सरकार के एक फैसले ने देश में जाति की चर्चा तेज कर दी है। कबीर दास जी के दोहे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसके उलट जाति पूछने का काम शुरू होने वाला है। कल कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स ने देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया था, जिसके बाद इसके पक्ष में और विरोध में तर्कों का समंदर गहरा होता जा रहा है। करीब करीब सभी राजनीतिक दल इसका स्वागत कर रहे हैं और क्रेडिट भी ले रहे हैं। बीजेपी भी अपनी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। बीजेपी का दावा यह है कि कांग्रेस ने 2010 में जातीय जनगणना रोकी थी, जिसे मोदी सरकार करवा रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के दबाव में सरकार जातीय जनगणना अब करा रही है। कुल मिलाकर क्रेडिट लेने के लिए राजनीतिक मारकाट वाला दृश्य है। सभी दलों के प्रवक्ता इसका क्रेडिट लेने और देर सवेर उसे वोट में बदलने के लिए अब तड़प रहे हैं। हमने सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए जातीय जनगणना पर सवाल जवाब की एक ज्ञानवर्धक कुंजी तैयार की है, जिसमें आप सरकार के इस फैसले के आगे की कहानी और असर को समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप नेताओं के बयानों की एक रील देख लीजिए। देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को कांग्रेस पार्टी अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि राहुल गांधी लगातार इस मसले पर आक्रामक रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते रहे हैं और अब राहुल गांधी के दबाव में ही केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। हम इसका स्वागत करते हैं, एक सही कदम है, पर कई सवाल खड़े होते हैं। मंशा के लेकर सवाल खड़े होते हैं। हेडलाइन तो मिल गया, पर डेडलाइन क्या है, कब कराएंगे? कांग्रेस पार्टी कभी भी इसकी पक्ष में नहीं रहा। नेहरू जी के समय से राजीव गांधी जी तक सभी समय में उनकी दृष्टिकोण आरक्षण के प्रति, वंचित वर्गों के प्रति, विशेष करके पिछड़ों के प्रति नकारात्मक रही है। ये राहुल गांधी का श्रेय है। जरूर कैबिनेट ने निर्णय लिया, लेकिन राहुल गांधी 10 साल से बात कहते आए। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल जी की चल रही है और ये चलती रहेगी। आने वाले दिनों में देखो क्या होता है। सरकार को झुकना पड़ा। आज राहुल जी इस बात का श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं कि ये मेरे कहने पर, मेरे दबाव में, मैंने कहा तब केंद्र सरकार ने माना। अरे प्रभु, आप ही की सरकार थी केंद्र में लंबे समय तक। आपकी पार्टी के तो छोड़ दीजिए, आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री थे देश में। अगर आप इतनी ही शिद्दत से चाहते थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, तो इसको आप करवा लेते ना पहले। लालू जी हम लोगों का विचारधारा की जीत है और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है और लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया। हर एक एजेंडा सरकार पीछे पीछे रहती है, लालू जी आरजेडी आगे आगे रहती है। क्या आपने जो राजनीति में संपत्ति संग्रहण किया है, क्या उसके बारे में जुबान खोलिए। वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की जमीन
आप लोगों ने नौकरी के नाम पर लिखवा लिया और राजनीति में आप जाति गणना का श्रेय लेना चाहते हैं। अरे संपत्ति गणना से राजनीति आपकी सर्वसार होती है। जब तक राजनीतिक दल वोटों की फसल काट नहीं लेंगे तब तक वो ये क्रेडिट वॉर चलाते रहेंगे। लेकिन सूत्रों से खबर यह है कि कैबिनेट फैसले के बाद जनगणना की प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश तेज कर दी गई है। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने ऐलान तो कर दिया, पर जातीय जनगणना की शुरुआत कब होगी, इसकी टाइमलाइन क्या है? फिलहाल सरकार ने कोई टाइमलाइन तय नहीं की है। सरकार की तरफ से यह भी नहीं बताया गया है कि जातीय जनगणना कब शुरू होगी। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह सवाल पूछा था। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, हमें डेट्स बताए जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। राजनीतिक एंगल पर हम फिर से लौटेंगे, लेकिन पहले थोड़ी जानकारी बढ़ा देते हैं। जनगणना की ABCD आइए समझते हैं। सरकार इस बार के जनगणना में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने वाली है। जनगणना में AI का इस्तेमाल होगा। इस बार जियो फेंसिंग का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिस डेटा को उस गांव और मोहल्ले में जाकर ही भरा जा सकेगा जहां की जनगणना होना निश्चित होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि घर में बैठकर आंकड़े भर दिए जाएंगे। पूरी जनगणना को डिजिटल रखा जाएगा ताकि कोई कमी ना रहे। हर इंतजाम के बाद सवाल भी पूछे जाएंगे। इस बार की जनगणना में कितना वक्त लगेगा? पुराने उदाहरणों को देखें तो जनगणना में करीब 1 वर्ष का वक्त लगता है। देश में पिछली बार जनगणना 2010 में शुरू हुई थी, जो 2011 में जाकर पूरी हुई थी। इस बार भी 1 वर्ष लग सकता है। कई न्यूज़ मित्रों के मन में ये सवाल भी है कि जनगणना कैसे होगी, आम लोगों से क्या सवाल पूछे जाएंगे। अब तक की स्थिति ये रही है कि पूरे देश में जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। इन्हें एन्यूमरेटर कहते हैं, यानी सर्वेक्षण करने वाला गणनाकर्ता। अलग अलग एन्यूमरेटर अलग अलग इलाकों में पहुंचकर तमाम जानकारियां जुटाते हैं। क्या भारत में जनगणना एक ही बार में हो जाती है या चरणबद्ध तरीके से होती है? भारत में जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले हिस्से में हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस होता है। इसमें सभी कच्चे पक्के घरों की गिनती, बिजली, पेयजल, शौचालय, प्रॉपर्टी जैसे सवाल पूछे जाते हैं। 2010 में इनमें 45 दिन का समय लगा था। दूसरे हिस्से में आबादी की गिनती होती है। इसमें करीब 1 महीने का समय लगता है। इसमें लोगों की उम्र, लिंग, परिवार, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, पता, रोजगार, धर्म और SC/ST हैं तो उसकी डिटेल पूछी जाती है। क्या हर जनगणना में एक ही तरह के सवाल होते हैं? नहीं। जनगणना का रिकॉर्ड बताता है कि हर बार पूछे जाने वाले सवालों की संख्या बढ़ जाती है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में कई एक्स्ट्रा सवाल पूछे गए थे। क्या जातियां सिर्फ हिंदुओं की गिनी जाएंगी या मुसलमानों की जातियां भी गिनी जाएंगी? सरकार ने अभी इसकी जानकारी नहीं दी है कि मुसलमानों की जाति गिनी जाएगी या नहीं। जनगणना के क्रम में धर्म का कॉलम पहले भी रहता था, लेकिन ये देखना होगा कि क्या पहले की भांति ये जारी रहेगा या इसमें कोई परिवर्तन या कोई कैटेगराइजेशन होगा। इस पर फैसला होना अभी बाकी है। इस बार जनगणना में जातीय जनगणना के लिए OBC कॉलम को भी जोड़ा जाएगा। अब तक हुए जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कॉलम होता था, उसमें इस बार अब OBC भी जोड़ा जाएगा। जनगणना के साथ साथ होने वाले जातीय जनगणना में OBC की सब कैटेगरी होगी या नहीं, इस पर फैसला होना बाकी है। वैसे जाति गिनने की कोशिश 2011 में भी हुई थी। सोशियो इकोनॉमिक आधार पर जनगणना की इस कोशिश में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कुछ दिक्कतें ऐसी भी सामने आई थी कि एक ही जाति के लोग एक राज्य में OBC सूची में हैं तो दूसरे राज्य में वो जनरल कैटेगरी में आते हैं और तीसरे में अनुसूचित जाति में। फिर ऐसी जातियों को केंद्रीयकृत रूप से किस कैटेगरी में रखा जाए, इसीलिए जनगणना के फॉर्मेट और तौर तरीकों को लेकर लगातार चिंतन का काम जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनगणना की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले गृह सचिव ने कई मंत्रालयों के साथ बैठक कर उनसे सुझाव भी मांगे हैं। खासकर ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं जो वेलफेयर स्कीम चलाते हैं।
अगर जातीय जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों की बात की जाए तो इस बार जनगणना में 30 से ज्यादा प्रश्न हो सकते हैं। जैसे, क्या आपके पास रहने को घर है, घर पक्का है या कच्चा है, घर में बिजली का कनेक्शन है, घर में गैस कनेक्शन है या नहीं है, घर की मालिक या मुखिया स्त्री है या पुरुष है, घर में कितने बच्चे हैं, घर के स्वामी और आश्रितों का शैक्षणिक योग्यता क्या है, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, घर में टेलीफोन या इंटरनेट है या नहीं है, घर में कोई गाड़ी है या नहीं है। इस तरह की जानकारियां पहले भी जनगणना के दौरान ली जाती रही हैं, लेकिन इस बार सरकार कुछ ऐसा डेटा इकट्ठा करना चाहती है जिसके आधार पर वेलफेयर स्कीम्स बनाई जा सकें और समाज के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को उठाया जा सके। जनगणना के फॉर्मेट को अंतिम रूप देने के लिए देश भर से जनगणना से जुड़े राज्यों के पदाधिकारियों की बैठक जल्द बुलाई जाएगी। माना यह जा रहा है कि इससे जुड़े अधिकारियों का वर्कशॉप और ट्रेनिंग का काम भी शुरू किया जाएगा। न्यूज मित्रों को यह भी याद दिला दें कि इस साल की शुरुआत में जनगणना के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही उनकी टीम में कई और वरिष्ठ अधिकारियों को जोड़ दिया गया है जो मिलकर अब काम करेंगे। इस बार जातीय जनगणना की चर्चा काफी ज्यादा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत में पहले कभी जातीय जनगणना हुई है? जनगणना का करीब 144 वर्ष पुराना इतिहास रहा है। 1861 में जातीय जनगणना की शुरुआत हुई, लेकिन पहली बार जातीय जनगणना के आधिकारिक आंकड़े 1881 में जारी हुए। इसके बाद 1931 तक ये सिलसिला चलता रहा। 1931 के बाद जातीय जनगणना क्यों बंद हुई? 1941 से सिर्फ ST/SC के आंकड़े ही सार्वजनिक होने लगे। 1941 के बाद संविधान निर्माताओं और आजाद भारत की पहली कैबिनेट ने यह तय किया कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। इसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर समेत कई बड़े नेता शामिल थे। उन्होंने इसे समाज के लिए खतरनाक माना था।